Assalamualaikum everyone. Today we are going to start a new topic that is very related to the last topic we study in the last topic, the cell membrane. ठीक है, हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन हम किसे कहते हैं ये आप लोग जानते हैं, मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ना वो इनर स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो एक आउटर स्ट्रक्चर था जिसने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दी हुई थी किस चीज़ को, साइटोप्लाज्म को। तो आप लोगों को पता चल चुका ही होगा कि अब हम क्या स्टडी करेंगे, साइटोप्लाज्म को स्टडी करेंगे। साइटोप्लाज्म जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल का, जो एक हम किसे कह सकते हैं, जो एक फैक्ट्री है ना उसे हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जो एक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन और इसका उसका जो है ना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। तो वो हर ऑर्गन कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से हमारी जो है ना ये लाइफ चल रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म से। ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म मीन एन एरिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज एन एरिया, इट इज इन एन area where 80% of water is present। पहली बात 80% वाटर प्रेजेंट है, और ये हमारे पास एक एरिया है जिसमें जिस जगह पे वाटर प्रेजेंट है ना उसे हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। साइटोसोल वाटर या फ्लूइड एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना साइटोसोल है। साइटोसोल अगर हम इसको एक मजीद डिफाइन करें ना तो साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर in which many small organs are present। Now what are that small organs? Small organs उसमें क्या क्या है, तो बहुत आसान है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास है ऑर्गेनेलीज। व्हाट इज ऑर्गेनेलीज? ऑर्गेनेलीज जो है ना, ये ऑर्गेनेलीज का मतलब यही है कि स्मॉल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन सेल। ऑर्गेनेलीज हम स्मॉल ऑर्गन्स को कहते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनेलीज को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे कि ऑर्गेनेलीज हम किसे कहते हैं। इसके बाद जो है ना ये हमारे पास जो हम कहते हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है ना इसमें 2 लेयर्स है। एक है हमारे पास एक्टोप्लाज्म, ठीक है, और एक है हमारे पास एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में फर्क ये है कि अगर ये हमारे पास एक सेल है तो ये बिल्कुल नजदीक सा जो लेयर है ना इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इट इज एन एरिया जो बिल्कुल मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट है ना, इसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और जो ये एक्टोप्लाज्म और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके दरमियान जो है ना इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। ठीक है, तो ये दो जो टाइप्स है ना इसे याद करें, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे एक और बात, हमने तो ये स्टडी कर लिया कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, लेकिन ये जो ऑर्गन्स है ना जिसे हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, स्मॉल ऑर्गन्स, इस हर किसी ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक जो है ना वो कवरिंग होता है। इसे हम 2 में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स।
एक जो है ना, एक फ्रीली है और एक जो है ना वो प्रोटेक्टिव कवरिंग में बंधी हुई है। हम आज जो है ना प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की बात करेंगे। फ्रीली में हमारे पास जिसमें कोई इसमें जो है ना कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है और वो बिल्कुल फ्री है, तो उसमें हमारे पास दो आते हैं, एक राइबोसोम, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो ये हम दूसरी लेक्चर में स्टडी करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम आज जो स्टडी करेंगे प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, जिससे प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग है, उसमें हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी बॉडीज, ठीक हो गया, पेरोक्सिसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स एटसेट्रा, ठीक है। ये अब एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि ये कौन कौन से, ठीक है। तो ये इससे जो है ना क्या है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो है ना वो एक लेयर जो है ना वो सराउंडेड है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना हम क्या कह सकते हैं, फ्रीली मूवेबल नहीं है इन दी साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, जो कवरिंग ऑर्गेनेलीज है, जैसे एक मेम्ब्रेन कवर में बंद है, ये जो ऑर्गेनेलीज है ना, ये जो कवरिंग इससे सराउंडेड है उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसमें जो पहला हमारे पास है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, इट इज ए स्ट्रक्चर वेयर इट इज सिचुएटेड नियर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। दैट स्ट्रक्चर which is situated near to the nucleus, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेना, तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स है। दो टाइप्स इसकी इस तरह है कि एक हमारे पास जो है ना, एक हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर हम रफ और स्मूथ की बात कर ले, अगर हम स्ट्रक्चरली इसकी बात कर ले, तो हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये एक डंप शेप है। अगर ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, तो यहां से ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक रफ एंडोप्लाज्मिक, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो इस तरह ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देख लें, तो ये बिल्कुल नियर टू द न्यूक्लियस है। ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक पर इस तरह की ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर की सिर्फ बात कर रहा हूं, ठीक है। इस पर इस तरह की ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इस पर कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास ये रफ को रफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रफली सिचुएटेड होता है, और इस पर ये जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये हमारे पास जो ग्रेन्यूल्स है, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स है, which are attached on the
ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये राइबोसोम्स जो है ना, ये हमारे पास न्यूक्लियोलस से रिलीज होते हैं। ठीक है, कुछ राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो जाते हैं तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे पास राइबोसोम्स नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डिफरेंस है, ये हमारे पास उसकी डिफरेंस हो गई। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, दो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमारे पास हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें तो ये हमारे पास दो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। एक जो फंक्शन है ना, वो हमारे पास है सिंथेसिस of proteins. Now why he synthesize the protein for the cell? ये काम तो हमारे पास जो है ना राइबोसोम्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख ले तो some ribosomes are attached to the रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे जो है ना कुछ राइबोसोम जो है ना वो अटैच्ड है। उस अटैचमेंट की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या करता है, रेटिकुलम है ना, वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये वो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इसलिए कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है वो है डिग्रेडेशन ऑफ वोन आउट ऑर्गेनेलीज। डिग्रेडेशन ऑफ वोन आउट ऑर्गेनेलीज का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जो हमारे पास खत्म हो जाते हैं, वो हमारे पास जो है ना उसकी जो हम कह सकते हैं डिग्रेडेशन हो जाती है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो ये हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये क्या करता है, ये उसे रैप कर देता है। रैप का मतलब ये है कि ये उसे कवर कर देता है, और आफ्टर रैपिंग इट विल गिव द डिग्रेडेटिव मटीरियल टू दी लाइसोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डिग्रेडेटिव एंजाइम्स की बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इट विल कवर द डिग्रेडेटिव organelle and it will give the degradative material to the lysosomes, and lysosomes will digest that type degradative material। ठीक है, यहाँ पे हम अगर दूसरी बात कर ले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो हमारे पास synthesis of non-protein substances। Now non-protein substances में क्या क्या है, non-protein substances में हमारे पास जो है ना वो है लिपिड्स, ठीक है, स्टीरॉइड्स, फॉस्फोलिपिड्स। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। जो प्रोटीन से सिंथेसिस हो रही थी ना, तो वो कौन कर रहा था, वो तो हमारे पास जो है ना वो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस है ना वो कौन सिंथेसाइज कर रहा है, वो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद इसका जो दूसरा फंक्शन है ना वो क्या है, दूसरा फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, हमने मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी लेक्चर में स्टडी किया था कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है ना वो हमारे पास ये है कि अगर हम कोई चीज़ को डिग्रेडेट कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को जो है ना
तोड़ रहे हैं, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के जरिए हम उससे एक एनर्जी गेन करते हैं। उस एनर्जी गेनिंग प्रोसेस में हमारे पास मदद कौन कर रहा है? हमारे पास मदद जो है ना वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हमारे हेल्प करेगा, हमें एनर्जी गेनिंग में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा एक जो इसका तीसरा फंक्शन जो है ना, जो हमने डिग्रेडेशन ऑफ बोन और ऑर्गेनेल्स की बात की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट will help in the catabolism. Catabolism जो है ना, and it will help in the degradation of toxic substances. टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? पॉइजन जो है ना हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, अल्कोहल जो है ना ये हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। तो लिवर में हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, नाउ हम जो है ना इसके पास हमारे पास क्या आती है, इसके बाद हमारे पास गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस जो है ना इसे हम गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये इस तरह फोल्डेड लाइक होता है। ठीक है, इसके दो फेज है, फेज एक को हम कहते हैं ट्रांस फेज, ठीक है, एक को हम कहते हैं सिस फेज। ये फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना इसे हम कहते हैं सिस्टर्ना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इस तरह का डिफाइन होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना जो सिस्टर्ना है, ट्रांसफेस है और सिस फेस है, इसका फंक्शन जो है ना ये हमारे पास डिफरेंट है, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास डिस्कवर हुआ था आफ्टर द डिस्कवर, जो हमारे पास है कैमेलो गोल्जी, उसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, ये जो इसका जो सिस फेस है और ट्रांस फेस है ये इंटरकनेक्टेड है विद सम अदर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इसका जो हम फंक्शन सिंपली डिफाइन करते हैं, प्रोसेसिंग, ठीक है, लेबलिंग, ठीक है, इसके बाद जो है ना पैकेजिंग। तो ये सारे फंक्शंस है इसके। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो रिमेंबर वन थिंग, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये फेज जो है ना हम जिसे हम कहते हैं सिस फेज, और ये जो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास ये है ट्रांस फेज। इन दोनों का कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन है। सिस फेज will receive the secretory vesicle from the rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Now transphase, बस ट्रांसफेज जो है ना ये हमारे पास जो प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास प्रेजेंट है जो हम लास्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनेली की बात करें। ठीक है, तो ट्रांसफेज इट विल सीक्रीट द कंप्लीट फॉर्म सब्सटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे जो रिसीव सेक्रेटरी वेसिकल्स थे ना ये यहाँ पे इंटर हो जाएंगे, ये यहाँ पे इंटर हो जाएंगे। जब यहाँ पे ये प्रोसेस कर देगा और इसमें जो है ना एडिंग कर लेगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स है प्रोटीन्स की, इसकी जो एडिंग कर लेगा, तो यहाँ से ये फिर रिलीज होगा वो सेक्रेटरी वेसिकल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ secretory vesicle, and it will transport to the other part of the body, other part of the सेल जो है ना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्रोसेसिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग की बात करें ना, तो प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग यही है जो ये रिसीव कर रहा होता है, जो सेक्रेटरी वेसिकल जो है ना ये रिसीव कर रहा होता है। लेबलिंग का मतलब ये है कि इट विल लेबल दी
स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सटेंसेस टू द स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, ये इस पे वो लेवल लगाएगा, इट विल डिफरेंशिएट द डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये इस पे क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, बाद में हम जो पैकेजिंग की बात कर रहे हैं ना, ये हो गया लेवल। ठीक है, और पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब ये है कि it will receive different type of secretory vesicle from the smooth endoplasmic and rough endoplasmic reticulum, and it will form those element with proper processing। ठीक है, जो पैकेजिंग है ना, हमने यहाँ पे जो बात की कि सिस फेज में हमारे पास ये सिक्रेटरी वेसिकल्स के जरिए ये रिसीव करेगा, और ट्रांस फेज में हमारे पास ये सब्सटेंसेस बिल्कुल फॉर्म एलिमेंट्स बन जाएंगे, जो फॉर्म हमारे पास सब्सटेंस है वो बन जाएंगे और यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेसिंग हो रही थी ना, तो इसमें हमारे पास पैकेजिंग का प्रोसेस भी हो रहा था कि ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स है ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो है ना, ये वाला सब्सटेंस जो है ना, ये इस सेल की इस एरिया को जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये कौन कर रहा होता है, ये हमारे पास गोल्गी अपरेटस परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, ये सारे जो है ना, ये असल में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद जो हम अभी स्टार्ट करेंगे ना, वो है हमारे पास लाइसोसोम, सेक्रेटरी वेसिकल्स, सेंट्रियोल्स, जो बिल्कुल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो है ना, ये ऑर्गन जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसके बाद वो हम स्टडी करेंगे जोन्स। ठीक है, लाइसोसोम्स जो है ना, ये एक ऑर्गेनेली है जो बिल्कुल स्मॉल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है ना, ये बाइलेयर्ड है, ये एक मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन, और इसमें हमारे पास जो है ना, ये लिपिड का लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ये कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम जो है ना, it is present in the cell a small dot like structure and it will perform some functions, जिसे हम लाइसोसोम जो है ना, इसकी कुछ डिविजन है, जिसे हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं, और एक जो है ना हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम्स है। प्राइमरी लाइसोसोम जो है ना, प्राइमरी लाइसोसोम्स और सेकेंडरी लाइसोसोम्स। Primary lysosome जो है ना, it will attach to the different types of substances and then it will convert into the secondary lysosomes। ठीक है, जो secondary lysosomes है उसमें enzymes एक्टिवेट हो जाते हैं, primary lysosomes में अभी enzyme एक्टिवेटेड नहीं होते, लेकिन जब ये किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाता है तो उसके बाद इसमें जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, फंक्शन, तो फंक्शन इसका जो ये है ना, एक तो ये हमारे पास क्या करता है, engulfing of macromolecules। मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या मतलब है, जो हमारे पास लार्ज सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये इसकी इनगल्फिंग कर रहा होता है। लाइक जो हमारे पास लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी इनगल्फिंग कर रहा होता है। इसके अलावा अगर कोई बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को भी क्या करेगा, इनगल्फ करेगा, और इसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो इसकी हाइड्रोलाइसिस करेगा। ठीक है, तो इट विल इनगल्फ द मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड इट विल हाइड्रोलाइज द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनगल्फिंग की बात करें ना, तो इनगल्फिंग के बाद हमारे पास जो है ना, क्या कौन से सब्सटेंसेस आते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इसका दूसरा फंक्शन है ना, ये हमारे पास पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा जो फंक्शन है वो है डिग्रेडेशन of worn out
ऑर्गेनेलिस। वो नॉट ऑर्गेनेलिस का मतलब ये है कि हमारे पास जो हमने क्या बात की थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बात की थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सब्सटेंसेस को जो ऑर्गेनेली है उसको रैप करेगा, और आफ्टर द रैपिंग, इस रैप के बाद वो इससे क्या करेगा, लाइसोसोम्स जो है ना, लाइसोसोम्स इसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइसोसोम्स के कुछ फंक्शंस हो गए हैं। एक जो है ना हमारे पास डिग्रेडेशन ऑफ वन ऑर्गेनेलिस था, और एक जो है ना हमारे पास क्या था, हमारे पास लाइसोसोम्स जो है ना वो उसे डाइजेस्ट करते हैं, और एक हमारे पास इनगल्फिंग ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल, इट विल आल्सो रिलीज सम प्रोटीन्स। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास मैक्रोमोलेक्यूल्स को जो है ना इनगल्फ कर रहा होता है, तो वो हमारे पास कुछ ना कुछ जो है ना रिलीज करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स जो है ना ये बिल्कुल सेम लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे ये जो है ना लाइसोसोम जो है ना इट विल रिलीज या पिंच्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी apparatus। ठीक है, ये पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी apparatus है। पेरोक्सिसोम जो है ना इट विल पिंच्ड ऑफ फ्रॉम endoplasmic reticulum। ठीक है, it will pinch off from the endoplasmic reticulum and it is a small dot like structure। ठीक है, स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसका जो फंक्शन है पेरोक्सिसोम्स का, तो वो बिल्कुल लाइक इट विल, हमारे पास क्या कहते हैं हम इसे, डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स है हमारे पास। ठीक है, इसका जो फंक्शन है ना, एक तो है ये एक्सेस फैटी एसिड को ख़त्म कर रहा होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है ना इट विल न्यूट्रलाइज द पॉइजनस सब्सटेंसेस, लाइक जो लिवर, हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बात की थी, जो लिवर है ना उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास अल्कोहल, ठीक है, और जो हमारे पास जो है ना जो ये हमारे पास एक पॉइजन है, तो इसको क्या करेगा, इट विल न्यूट्रलाइज। ठीक है, इसकी न्यूट्रलाइजेशन करेगा। तो ये हमारे पास पेरोक्सिसोम्स के कुछ फंक्शंस हैं। अब इसके बाद जो है ना हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, वो है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना। ऑक्सीजन का जो है ना ये सारा प्रोसेस में इस्तेमाल करना, ये किसका काम है, ये पेरोक्सिसोम्स का काम है। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम हमारे पास यही फंक्शंस परफॉर्म करे, एक्सेस फैटी एसिड्स को ख़त्म करना, इसके बाद जो पेरोक्सिसोम्स है वो अल्कोहल और जो पॉइजन है उसको ख़त्म करता है। ठीक, और इसके बाद जो हमारी ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन है ना, ये भी कौन परफॉर्म कर रहा होता है, ये हमारे पास पेरोक्सिसोम्स परफॉर्म कर रहा होता है। अब इसके बाद जो है ना हमारे पास जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो हम उसे कहते हैं, एक हमारे पास हो गया सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स इज दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस, इज दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनेली, जैसे हम यूज सेंट्रोसोम, इट इज असल में ये जो सेंट्रियोल होता है ना, ये हमारे पास सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम हम किसे कहते हैं, सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन द centriole is present in the centrosome। अब सेंट्रोसोम जो है ना इसका जो स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो सेंट्रोसोम जो है ना इट इज स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड इट कंटेन बाय ए सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल जो है ना ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम करता है।
जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट हो रही होती है ना, ये हमारे पास किस वजह से हो रही होती है? ये हमारे पास सेंट्रियोल्स की वजह से परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना हमारे पास क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जिसे हम सेक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। सेक्रेटरी वेसिकल्स असल में क्या होते हैं? सेक्रेटरी वेसिकल्स हमारे पास एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो फ्रीली मूव करता है। फ्रीली मूव का मतलब ये है कि इट विल ट्रांसफर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन ऑर्गेनेल टू द अनदर ऑर्गेनेल। और रिमेंबर वन थिंग, ये भी हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, तो ये बात हम याद रखें। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना मेम्ब्रेन बाउंडेड की, तो स्मॉल वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर इसका इस तरह का होता है, और इसके अंदर जो है ना ये क्या प्रेजेंट है? सब्सटेंसेस प्रेजेंट। ठीक है, तो इट विल ट्रांसफर सम सब्सटेंसेस फ्रॉम वन ऑर्गेनेल टू द अनदर ऑर्गेनेल। हमने जो यहाँ पे हमने बात की गोल्जी apparatus की, तो सिस फेस और ट्रांस फेस की हम जो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिस फेस में जो वेसिकल्स एंटर हो रहे थे वही हम इसे हम क्या कहते हैं? सेक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो सेक्रेटरी वेसिकल्स इज अ स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर freely move from one organelle to the another organelle, and it will contain some substances and it will transfer that substances from one organelle to the another organelle. अब इसके बाद जो है ना वो हमारे पास एक रह गई है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारे पास जो है ना लास्ट जो है वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना इट इज ए स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंडेड है। एक बात, इसमें हमारे पास 2 मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 मेम्ब्रेन है एंड इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारे पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब ये 3 बातें तो इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से हो गई। अब हम अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फर्स्ट एक स्ट्रक्चर जो है ना, एक लेयर हमारे पास ये जो स्मूथ लेयर है। ठीक है, स्मूथ लेयर, और एक लेयर जो इनर लेयर है ये हमारे पास फोल्डेड है। ठीक है, तो कौन कौन से लेयर्स हो गए? एक लेयर जो है ना वो हमारे पास स्मूथ लेयर है जो आउटर लेयर है। ठीक है, और एक हमारे पास जो है ना इनर लेयर है जिसे हम फोल्डेड लेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ ये जो हमारे पास ये फोल्डिंग्स है, ये फोल्डिंग्स, इसे इसकी दरमियान जो एरिया है ना इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, और ये जो फोल्डिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है ना इसे हम कहते हैं क्रिस्टाई। ठीक है, इसे हम क्रिस्टाई कहते हैं। अब अगर हम इसकी फंक्शंस पे आते हैं ना, तो फंक्शंस इसकी बहुत आसान है। ये जो स्मूथ है ना, स्मूथ लेयर में हमारे पास बहुत ज्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट है। दूसरा जो हमारे पास ये इनर लेयर में जो क्रिस्टाई है, क्रिस्टाई, इन दोनों को हम कॉम्बिनेशन में ये एक, रिमेंबर, ये एंजाइम्स और ये क्रिस्टाई हमारे पास रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन में हमारे पास क्या करती है? हेल्प करती है। नाउ ड्यू टू इट्स हेल्प हम इसे क्या कहते हैं? इसको कॉम्बिनेशन में हम रेस्पिरेटरी
चेन कहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्मूथ में एंजाइम्स प्रेजेंट है और इनर लेयर जो क्रिस्टिया है, ये दोनों कम्युनिकेशन में काम करती है। जो रेस्पिरेशन है और एटीपी प्रोडक्शन है, इसमें हमारे पास हेल्प देती है और इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम इसकी फंक्शंस की स्पेसिफिक बात कर लें तो स्पेसिफिकली ये हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा होता है। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। हमने ये बात वहाँ पे डिस्कस नहीं की, लेकिन यहाँ पे इसको डिस्कस करना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल्स क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव फंक्शन जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं, किस लिए, लिपिड सब्सटेंसेस के लिए और प्रोटीन सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। तो ये उसके लिए एक एनर्जी को बना रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हो रहे हैं उसके लिए, ठीक है। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो हमारे पास है एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये एटीपी को फॉर्म कर रहा है और इसको हमारे पास स्टोर भी कर रहा है। अगर स्टोर जो एनर्जी है ना, अगर कोई स्टोर एनर्जी जो हमारी ज़रूरत है ना, तो इट विल रिलीज दैट एनर्जी फॉर यूटिलाइजेशन इन सेल, ठीक है। तो ये सेल में जितने भी यूटिलाइजेशन होंगे ना, तो ये हमारे पास उस एटीपी को रिलीज करेगा और वो उससे यूटिलाइज होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना अदर फंक्शंस में हमारे पास क्या आते हैं, अदर फंक्शंस में हमारे पास इसकी जो कैल्शियम की स्टोरेज है ये भी आती है। कैल्शियम की स्टोरेज जो है ना, ये हमारे पास कैल्शियम को भी स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। तो कैल्शियम की स्टोरेज की जो हमने बात की ना, तो ये तीन फंक्शन है। एक हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन है, एक हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन है, ठीक है, और उसका स्टोरेज है, और इसके बाद जो है ना कैल्शियम स्टोरेज है, ठीक है। तो ये तीन मेन फंक्शंस हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के। अब यहाँ पे अगर हम समरी की बात कर लें, तो समरी में हमारे पास जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड थे ना, वो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए। अब इसके बाद जो है ना दो हमारे पास रहते हैं, एक राइबोसोम है, एक साइटोस्केलेटन है। राइबोसोम जो है ना वो भी फ्रीली मूवेबल है, कोई मेम्ब्रेन उससे बाउंडेड नहीं है, और जो साइटोस्केलेटन है वो भी हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो जो नॉन मेम्ब्रेनियस सब्सटेंसेस है ना, उनके रिलीज है, हम उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।